हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोशन क्लासेस पर। दोस्तों आज आपके लिए हम कक्षा 11वीं के विषय हिंदी के सी सेट का पेपर, ठीक है, सी सेट का पेपर के सभी प्रश्नों के उत्तर केवल इस वीडियो पे लाए हैं दोस्तों। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए और हो सके तो चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। उससे पहले एक वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह जल्दी जल्दी आपके पेपर के सोल्यूशन आपको देते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 1, मीरा की मूल भाषा मूलतः थी, तो क्या थी? राजस्थानी थी, ठीक है। और दोस्तों इसका दूसरा है, पंडित अलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था? मैनेजर के, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो पे पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा, तो वीडियो पर बने रहिए शुरू से अंत तक। और इसका पीडीएफ का लिंक कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो बने रहिए, कहीं भी पर भी बता सकता हूं। तो तीसरा है, कुएं की खुदाई की जाती है बसौली से। और चौथा है दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी सन 1936 में। फिर इसके बाद दोस्तों पांचवा है, इसमें से महाकाव्य है रामचरितमानस। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सभी का उत्तर एक साथ है, तो आप दे सकते हैं, ये सी सेट का है, ठीक है, सी सेट का है, ठीक है। तो और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पास है, डैश डैश को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर है पंत। और फिर दोस्तों इसका दूसरा है, बचपन से डैश डैश कुशाग्र बुद्धि का था। कौन था दोस्तों? मोहन। फिर यहाँ पास तीसरा है दोस्तों, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका क्या है? गान पान है, ठीक है। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पांचवा है, रस के डैश डैश अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4। और फिर इसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा है, मधुर्यता का शब्द शुद्ध शब्द है दोस्तों यहाँ पास, तो ये है माधुर्य, ठीक है। और फिर ये उत्तर है दोस्तों सभी का, ठीक है। तो ये दूसरे का खाली स्थान का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सत्य सत्य की ओर। तो यहाँ पास पहला क्वेश्चन है हमारे सत्य सत्य में, कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से पेट ढक लेते हैं, तो इसका उत्तर है दोस्तों क्या? सत्य। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जामुन का पेड़ कहानी विधा है, तो ये क्या है दोस्तों? असत्य। और फिर दोस्तों हमारे पास तीसरा है, वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख था, तो दोस्तों इसका भी उत्तर क्या है? असत्य। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चौथा, निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, इसका उत्तर है दोस्तों क्या? असत्य। पांचवा है दोस्तों, पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, तो इसका उत्तर है दोस्तों सत्य। तो आप यहां देख सकते हैं 2 सत्य है, पहला और पांचवा, बाकी सब असत्य है, ठीक है। तो ये हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा सही जोड़ी है, तो यहां पास सही जोड़ी हम देख लेते हैं, आंसर में देखते हैं सीधे, ठीक है। तो यहां पास सही जोड़ी है, आओ मिलकर बचाएं, तो निर्मला पुतुल। और फिर अगला क्वेश्चन है इसका, मेरी कहानी। मेरी कहानी क्या है? जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला है दिन रात, तो ये क्या है? द्वंद्व समास। फिर अगला है चौथा, वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है, ठीक है, और काव्य के लिए। फिर अगला है क्वेश्चन दोस्तों, जिसका अर्थ चिपका हुआ हो उसको शैलेश कहते हैं, ठीक है। फिर ये दोस्तों अगला है, एक शब्द एक या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहां पास पहला दोस्तों, आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही थी? क्या था दोस्तों? शराब। यहां उत्तर आपको मिलेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सब लिख दिया है। और फिर यहां पास दूसरा है दोस्तों, भारत माता पाठ के लेखक का नाम निम्नलिखित है, नाम लिखिए, तो इसका उत्तर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। फिर जो इसमें जो कम बोलता हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? मितभाषी, ठीक है, मितभाषी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाइए, वाक्य शुद्ध कीजिए। तो दोस्तों यहां पास गर्म भैंस का दूध थोड़ी पिलाएंगे, यानी गर्म भैंस को थोड़ी पिलाएंगे, तो यहां पास इसका उत्तर होगा, उत्तर होगा दोस्तों, मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाइए, ठीक है। और फिर इसका है दोस्तों पांचवे का, पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है दोस्तों अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 6, इनका भी उत्तर हमने दिया है आपको, कबीर ने अपने आपको दीवाना क्यों कहा है? तो दोस्तों ये आंसर है हमारे पास इसका, तो ये आंसर है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, ठीक है।
उत्तर है कबीर ने अपने आप को दीवाना कहता है क्योंकि उसके अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अजय, अमर और अविनाशी हैं। उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अब वे राग, द्वेष, अहंकार और मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं, अतः ईश्वर के सच्चे भक्त के कारण दीवाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसका उत्तर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। तो यहाँ पास प्रश्न 7 है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी वास्तविक स्थिति में को पिता से क्यों छिपाना चाहते हैं? तो इसका आंसर हमने नहीं दिया है, इसका अथवा दिया। ठीक है, दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किनके प्रतीक है? तो इसका अथवा का उत्तर है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए उत्तर, दरख्तों का साया का अर्थ है जन कल्याण की संस्थाएं, धूप का अर्थ है कष्ट। कवि कहना चाहता है कि भारत में संस्थाएं लोगों के सुख देने के बजाय कष्ट देने लगी है, वह भ्रष्टाचार का अंडा बन गई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8 है, मियां नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था? उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया? तो यहाँ पास इसका उत्तर है दोस्तों हमारे पास। ठीक है, उत्तर है नसरुद्दीन का खानदानी पेशा नानबाई था, बनाना था। ठीक है, नसरुद्दीन ने भी अपनी आजीविका के लिए नानबाई बनाने का ही धंधा अपनाया था। नसरुद्दीन की जमा मस्जिद के मटिया महल इलाके गढ़ैया मोहल्ले की एक गली में नानबाई बनाने का एक दुकान थी जो उसकी आजीविका का साधन था। ठीक है, और नानबाई अपने बनाने की कला नसरुद्दीन ने अपने पिता से सीखी, यह उसका पुश्तैनी धंधा था। नानबाई एक विशेष प्रकार की रोटी होती है जो नसरुद्दीन इस विशेष तरह की रोटी बनाने की कला में माहिर था और वह 56 तरह की रोटियां बना सकता था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको और हल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से और फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9, नेहरू जी भारत के सभी किसानों को कौन सा प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला दोस्तों, भारत माता की जय नारे का अर्थ क्या है? फिर इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है उनका, यह भारत माता कौन है? फिर तीसरा है दोस्तों, वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? फिर दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10 है। तो इसमें रुकिए, नादियम उच्चार का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया, रुक जाओ एक सेकंड। दोस्तों यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 10 थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको बाद में करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलते हैं। ये मेरे ख्याल से प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है, चेजार वाला है। ठीक है, चेजार की टोपी, तो आप देख लीजिएगा, इसको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 12 चलते हैं। तो यहाँ पास दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 है, मौखिक संचार का आशय क्या है? ठीक है, तो यहाँ पास इसका उत्तर है दोस्तों, शाब्दिक या मौखिक संचार से तात्पर्य बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना है। प्रत्येक संगठन में सूचनाओं का एक बड़ा आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है, यह आमतौर पर लिखित संचार के लिए पसंद किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, पत्रकारिता क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर है दोस्तों हमारा, समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और इन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया इसका उत्तर। और प्रश्न क्रमांक 14 है दोस्तों, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ क्या है? आंख में धूल झोंकना और गुड़ गोबर करना। तो ये है दोस्तों ये मुहावरों का अर्थ। आंख में धूल झोंकना का मतलब धोखा देना, और इसका वाक्य प्रयोग, राहुल ने राजेश की आंखों में धूल झोंककर उसके ही पैसे चुरा लिए। फिर इसका है दोस्तों गुड़ गोबर करना, तो इसका अर्थ है काम बिगाड़ना या काम नष्ट करना। तो वाक्य प्रयोग है दोस्तों, विवाह में
सब अच्छी तरह से काम चल रहा था, जब फैरे होने लगे तो आंधी व बारिश ने आकर काम को गुड़ गोबर कर दिया। फिर अगले क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रश्न क्रमांक 15 है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों मुक्तक काव्य, ये है 2 नंबर का ही है। तो यहाँ पास आपको इतना लिख लेना है 2 नंबर में। ठीक है, तो काव्य का वह प्रारूप जिसमें एक ही छंद में एक विचार, एक भाव या एक अनुभूति को बिना किसी पूर्वों पर संबंध के अपने आप में पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाए, मुक्तक काव्य कहलाता है। और ये आप सबको लिख लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या कहा। तो इसका उत्तर है दोस्तों, कबीर मानते हैं ईश्वर एक है, इसके समर्थन में वो निम्न तर्क दिए हैं। तो यहाँ पहला है, इस पृथ्वी में विद्यमान हवा एक है, और दूसरा, इस पृथ्वी में जल भी एक है, और तीसरा है दोस्तों, ज्योति सभी मनुष्य में एक ही है, और चौथा है दोस्तों, इसमें सभी मनुष्य इसी मिट्टी से बने हैं, और पांचवा है दोस्तों, ईश्वर रूपी कुम्हार भी एक है जो मिट्टी को सानता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा है प्रश्न क्रमांक 17, जो कि मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। तो इसका उत्तर है दोस्तों हमारे पास, इसका उत्तर, मियाँ नसरुद्दीन को अपने काम से बहुत प्यार था। ठीक है, तो उनका काम रोटी बनाने का था, परंतु वे उसे काम के रूप में नहीं, एक कला के रूप में देखते थे। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब हम अपने काम को प्यार करने लगते हैं तो वह बस काम नहीं रह जाता है। उन्हें बहुत प्रकार की रोटियां बनानी आती थी, इसमें से वह स्वयं गर्व करते हैं। अपने काम को इतना गहरा ज्ञान है कि उन्हें गर्व से भर दिया है। ठीक है, लोग प्रायः अपने काम को इतने गर्व से नहीं लेते, काम उनके लिए पैसे कमाने का जरिया है। तो ये हो गया दोस्तों इसका उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 18 है यहाँ पास, शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में अंतर। तो ये वाला नहीं किया हमने, यहाँ पास ये किया है, कुई का मुंह छोटा क्यों होता है। तो ये इसका उत्तर है दोस्तों, कुई का मुंह छोटा क्यों होता है। तो ये उत्तर है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें हमने 3 अंतर दे दिए। ठीक है, 3 कारण पूछा है तो 3 कारण दे दिए। तो यहाँ पास आप इसको 3 कारण लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 20 है, महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताते हुए 3 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पहले लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, कर क्या रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो, और दोस्तों को साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें, बहुत मेहनत लगाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा इसका उत्तर है, महाकाव्य की निम्न विशेषताएं। ठीक है, यानी 3 विशेषताएं पूछा, तो ये 3 विशेषताएं, महाकाव्य की कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है, इसका नायक उदात्त चित्र वाला होता है, और महाकाव्य में मानव जीवन की विशद व्याख्या होती है। और इसके 3 उदाहरण, रामचरितमानस, कामायनी, साकेत। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंचार की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों, उत्तर है जनसंचार की विशेषता। तो इसमें 4 विशेषताएं हम आपको दे दिए हैं, क्योंकि ये 4 नंबर का है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी। हाँ, ये है, तो पहले 3 का ले लीजिएगा, इसे तो पढ़ेंगे नहीं, तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, और फिर इसका ले लीजिए। ठीक है, इसका ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते तो हमारा प्रश्न क्रमांक 22 है, सुमित्रा नंदन पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषता। तो इसमें हम किसके लिखेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र की। तो इसमें 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो इसमें हम भवानी प्रसाद मिश्र के लिखे हैं, तो ये है सबसे पहले। तो अब इसमें रचनाएं नहीं लिखे हैं, रचनाएं मेरे ख्याल से छूट गया, तो रचनाएं आप लिख लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा आपके बुक में। ये भावपक्ष है, ये कलापक्ष है। ठीक है, और यहाँ पास इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, तो ये है, और ये साहित्य में स्थान है। और फिर इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 23 है, मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी जी का साहित्यिक परिचय, निम्न बिंदु, 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो इसका आंसर है दोस्तों 2 रचनाएं, निर्मला रंगभूमि, ये 2 रचनाएं हैं। ठीक है, और फिर आगे है दोस्तों इसका भाषा है दोस्तों, तो भाषा यहाँ पास, और फिर शैली है। ठीक है, तो भाषा शैली अलग अलग है, तो आप इसको पहले लिख ले, भाषा का स्क्रीनशॉट, फिर इसका शैली का। ठीक है, फिर साहित्य में स्थान, तो साहित्यिक परिचय में साहित्य का स्थान ये है दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 24 है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको
पद्यांश दिए गए हैं जिसका व्याख्या करना है। तो इसका आंसर बहुत बड़ा है दोस्तों, आपके बुक में दिया होगा, आपके गाइड में जो भी, तो वहाँ से लिख लीजिए। ये मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा। और इसी तरह आपका यहाँ पास गद्यांश आ जाता है, इसको भी हमें नहीं मिला है, ठीक है, हमारे पास बुक नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। और यहाँ पास आप देख लीजिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 26 है, इसका भी उत्तर हमने आपको नहीं दिया क्योंकि ये आपको स्वयं करना है यार, बहुत सरल है, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं या आप अपने गाइड के पीछे देखकर लिख सकते हैं और क्या। और फिर इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 27 है, जो कि क्या है, परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर के बजाने में प्रतिबंध लगाने का निवेदन करते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। तो ये तो बहुत आसान है, तो ये आप अपने से लिखिए। और ये भी आप लिख सकते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता, तो इसे आप अपने से लिख सकते हैं, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और इंटरनेट, और ये आप जो निबंध है, निबंध बहुत ही आसान होता है, आप परीक्षा बोर्ड या गाइड जो भी रखे हो उसमें सब आसानी से मिल जाएगा आपको। तो वीडियो में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक में रूपरेखा लिखना है आपको, तो वीडियो को देखकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो ज़्यादा ढूंढने वाला था वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं आए तो डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।